हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो नीट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द शो। पहला क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर एट द डेप्थ इज इक्वल 2/3 एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो बॉटम को मैं मान लेता हूँ 2h के डेप्थ पे है। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो लिखोगे P0 प्लस रो जी 2h। हाइट कितनी है? 2h। इसकी वैल्यू जो है उसका 2/3 आधी हाइट पे है, उसका 2/3 आधी हाइट पे h पे है। तो P0 प्लस रो जी एच। तो इसको इक्वेट करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से P0 चला गया, P0/3 आ गया यहाँ पर 4/3 माइनस 1/3 रो जी एच बाई 3 आ जाएगा। 3 कर गया। P0 होता है 10⁵, ये 10⁵, ये 10, ये हाइट h। तो यहाँ हाइट की वैल्यू 10 मीटर से आई है। आपको पूछा गया व्हाट इज द डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ लेक तो हमने 2h माना है, तो 20 मीटर से आंसर हो जाएगा। तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। 20 मीटर्स, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया दे दिया बॉटम का और टॉप का। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड इज। तो फोर्स देखो इसी रीजन में लिक्विड है, बाकी का रीजन जो है फोर्स जो है प्रेशर इंटू एरिया होता है। प्रेशर एट द बॉटम इंटू एरिया ऑफ द फोर्स पूछा गया। फोर्स एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल। तो बेस का एरिया भी दिया हुआ आपको, बेस का एरिया भी दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है आपको। तो रो जी एच कर सकते हो, रो जी एच करके आप एरिया को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच इंटू एरिया। ओके, तो यहाँ पर उस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो डेंसिटी दिया हुआ है आपको 900, ग्रेविटी 10, हाइट कितनी दी हुई है 0.4। तो 900 इंटू ग्रेविटी का 10, हाइट का है 0.4। एरिया कितना दिया बॉटम का एरिया? एरिया बॉटम का एरिया देख सकते हो आप, ये वाला एरिया 2 इंटू 10⁻³ है। 2 इंटू 10⁻³ ये 2 0 प्लस 0 -3 प्लस 3 कट जाएगा। 9 इंटू 0.4 3.6 इंटू 2 7.2 न्यूटन आ रहा है मेरा। सो दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम ड्यू टू द लिक्विड। एयर के कारण P0 एक्स्ट्रा है, वो अलग बात है। तो 7.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड S। तो P पर सरफेस पे है तो यहाँ प्रेशर P0 है, ये भी ओपन सरफेस पे इसका प्रेशर P0 है, तो डिफरेंस तो 0 हो गया। तो अगेन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The height of mercury barometer is 75 centimeters at the sea level. At the top of 50 centimeters of the hill, the ratio of density of mercury to the air is length of the building is। तो टेक्निकली एयर के लिए रो जी एच वाला फॉर्मूला लॉजिकली करेक्ट नहीं है, बट इन्होंने मान लिया है। तो आपको mercury के लिए हाइट कितनी है, प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर है ना। 75 इंटू मतलब 75 की प्रेशर है वहां पर। हाइट ऑफ हिल 75 इंटू डेंसिटी ऑफ mercury एट सी लेवल है ना। तो सी लेवल पे इतना है। तो प्रेशर एट टॉप इज इक्वल टू प्रेशर एट सी लेवल माइनस रो जी एच, रो टू एयर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ mercury टू एयर इज 10⁴। तो mercury और एयर का रेशियो 10⁴ दे दिया इन्होंने। प्रेशर एट टॉप कितना 50 है, ये कितना है सी लेवल पे 75 है, माइनस डेंसिटी ऑफ एयर आपको पता नहीं है। ओके, तो प्रेशर कैसे लिखोगे एक्चुअली, इंटू डेंसिटी ऑफ mercury, डेंसिटी ऑफ mercury इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी 50/100 है, सेंटीमीटर में है। तो वहां पर भी हाइट्स आपको मीटर में कन्वर्ट करनी, किलोमीटर में कन्वर्ट करनी। बाई 100 कर लेते, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते। इसमें डेंसिटी ऑफ mercury इंटू ग्रेविटी, हाइट 75/100 है, माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ग्रेविटी हर जगह से कट जाएगा, यहां से आप इसको इधर ले आओ, हाइट और डेंसिटी ऑफ एयर को नीचे डिवाइड कर लो। तो 10⁴ इंटू 0.75 माइनस 0.5 दैट इज 0.25, 0.25 10⁴। और यहाँ से
आपको हाइट किलोमीटर में चाहिए तो 10 पावर 3 को हटा के 10 मल्टीप्लाई कर लो, 0.25 10 2.5 आ जाएगा। 2.5 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 3 को किलोमीटर लिख सकते हो आप, तो 2.5 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड वाटर इज सिग्मा, व्हाट विल द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास m ऑफ आइस मेल्ट्स। देखो आइस मेल्ट हो गया तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो मास ऑफ आइस m को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, और इसको मैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं। ओके, ये आप लिख सकते हो बिकॉज मास तो सेम रहना चाहिए। डेंसिटी ऑफ आइस को रो दिया हुआ है, वाटर को सिग्मा दिया हुआ है, इसको रो दे दिया वी आइस इक्वल रो वाटर को सिग्मा दिया हुआ उन्होंने, सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो मास सेम है तो मैं वॉल्यूम आइस को मैं m बाई रो लिख सकता हूँ और वॉल्यूम वाटर को m बाई सिग्मा। तो ऑब्वियसली m बाई रो ज़्यादा है, m बाई सिग्मा ऑब्वियसली मेल्ट होने से इनिशियली डिक्रीज होता है वॉल्यूम। तो वी आइस माइनस वी वॉल्यूम वाटर इज इक्वल टू m कॉमन कर लेते हैं 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा। 0 to 4 डिग्री में उल्टा इफेक्ट आता है, एक्सपेंशन में भी वॉल्यूम घटता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाना चाहिए। ओके, तो m टाइम्स 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर इक्वल मास ऑफ वाटर एंड लिक्विड डेंसिटी 1 ग्राम एंड 2 ग्राम्स आर मिक्स्ड टुगेदर, द मिक्सचर हैज अ डेंसिटी ऑफ समथिंग। ओके, तो इक्वल मास है तो आपका नीचे टोटल वॉल्यूम और ऊपर टोटल मास लिखो तो नया डेंसिटी आ जाएगा। तो m1 मतलब m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसका v1 है। और या मैं v1 को क्या लिख सकता हूँ m बाई रो 1 दैट इज 1, v2 को लिख सकता हूँ m बाई डेंसिटी कितनी 2। तो आपको डेंसिटी न्यू लिखना हो तो m टोटल बाई v टोटल, यही लिख दो आप। m टोटल कितना है m प्लस m 2m बाई m प्लस m बाई 2, तो 3/2 है यहाँ पर, 2 ऊपर जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो मेरे लिए डेंसिटी 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होने वाली है। तो ऐसा आंसर मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ग्लिसरीन है, ऑयल है, एक बार बीच में मर्क्यूरी है, तो क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम। ठीक है, आप इस लाइन को ऐसा पकड़ लो। तो ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको दी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 एंड दैट ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3। ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 है, तो 1.3 इंटू ग्लिसरीन की रो जी एच, इसका रो कितना है 1.3 है, ग्रेविटी 10, हाइट कितनी 10। पी नॉट पे लिखते हो, पी नॉट तो इस लेवल पे दोनों का प्रेशर सेम है इस पॉइंट पे। तो यहाँ का हाइट ऑयल का अननोन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको दे दिया होगा 0.8, पी नॉट तो है ही ऊपर, प्लस 0.8 ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट कितनी है h अननोन है, प्लस मर्क्यूरी की 13.6 है इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी है उसकी, ये h है तो ये 10 माइनस h हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी 10 माइनस h। तो इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, आप देख सकते हो पी नॉट मर गया यहाँ से, ग्रेविटी कैंसिल कर सकते हो, तीनों में आ रहा है। अब आपको h बचा है 0.8 और ये माइनस 13.6, तो इधर जाके प्लस 13.6 हो जाएगा, ये 1.3 इंटू 13 हो जाएगा, उधर जाके सेपरेट हो जाएगा। तो 13.6 नेगेटिव के साथ इधर आ गया, उसमें से 0.8 सेपरेट हो गया, मतलब 12.8 हो जाएगा। ये 12.8 h इज इक्वल टू यहाँ पर 136 माइनस 13 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 123/12.8। तो 10 से थोड़ा बहुत आसपास आ जाएगा आंसर, 9.6 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 B1 इक्वल टू A2 V2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। 3A 1.5 AV कर लो। तो
3 into A must be equal to 1.5 into A plus 1.5A into V2. सो आप इसको देख सकते हो 1.5 आ गया, 1.5 कट गया, A कट जाएगा, तो V2 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर ऑफ अ हाइट h टू बी एम्प्टीड बाय अ स्मॉल होल एट द बॉटम। 0 से h/2, h से h/2 और h/2 से 0। तो इसके लिए आप क्या करोगे, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। A1 मतलब ये टैंक बड़ा सा कंटेनर है जिसका छोटा सा ओपनिंग है, इसका एरिया स्मॉल है, इसका एरिया कैपिटल है। तो इसकी हाइट घटने का dh/dt, माइनस dh/dt लिख रहा हूँ मैं इसको। और कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, हाइट h है, वेलोसिटी v है, वहाँ से h1 तक जा रहा है ऐसा मान लो। तो स्मॉल a इंटू √2gh, तो dh/√2gh इक्वल टू माइनस a/a dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन √x होता है, तो 2√x होता है। तो ये 2√h ऊपर आ जाएगा, ओके। और 2√2g 1/√2g नीचे रख सकते हो है, तो 1/√2g इंटू √h लिख सकते हो। √h का इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा इस तरफ, तो 1/√2g बाहर ही रख सकते हो आप, तो कांस्टेंट इसलिए माइनस अपर लिमिट माइनस h1 से h है, बट माइनस से लिमिट उल्टा कर सकता हूँ, तो h और ये 2 टाइम्स h1 जैसा हो जाएगा। तो बाई यहाँ पर a/a इंटू t, √2g तो है ही, है ना, इसका कोई लेना नहीं। तो आपको दिख रहा है t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h माइनस h1, ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए। अब ये दिख गया तो आप आंसर कर सकते हो h से h/2। तो पहला t1 कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू √h माइनस √h/2। t2 इज प्रोपोर्शनल टू h/2 से 0, तो ये h/2 होगा, यह 0 होगा। तो t1/t2 आप रेशियो देख सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड करो तो √2 माइनस 1 जैसा आ रहा है ना, इजीली दिख रहा है। √h कॉमन कर लो तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये √2, ये 1, ये 1, ये 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। There is a hole at the bottom of the tank. The water is pressure is bottom is 3 atm. Then the velocity of the water flowing from the hole is. तो हाइट आपको निकालने के लिए 3 atm प्रेशर दे दिया, ऊपर P0 था, नीचे 3 atm है, ओके। 1 atm को 10 पावर 5, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 10 पावर 5 है, 105 नहीं 10 पावर 5 है, तो लॉजिकल बात है, ओके। 10 पावर 5 पास्कल्स लिख सकते हैं, ओके। 10 पावर 5 पास्कल्स लिख देना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 5। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल इज, तो वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो v इक्वल टू √2gh होता है फॉर्मूला। तो हाइट निकालने के लिए आपको P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू 3P0 दे दिया, तो ρgh कितना हो गया 2P0। 10 पावर 3 10 ग्रेविटी का हाइट h इक्वल 2 × 10 पावर 5, तो यहाँ से 10 पावर 4 कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा। हाइट की वैल्यू 20 मीटर्स आ रही है, तो रूट इंटू 2 इंटू 10 इंटू 20 है ना, 400 √400 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। बट इसने √400 ही दे दिया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट √400 लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 drops of same radius fall through air with a velocity of 5 centimeter per second. If 2 drops collides, terminal velocity will be, अगर 2 ड्रॉप्स ऊपर से गिर रहे हो, दोनों मिक्स हो गए, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी में आपको याद रखना है प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो इनिशियली r² था, अब 2 छोटे छोटे r जुड़ गए तो अब बन गया बड़ा r, तो इसमें रिश्ता होता है r इक्वल टू n⁻⁴ स्मॉल r। तो vt1 बाई vt2 इज स्मॉल r बाई कैपिटल R, इसमें स्मॉल r था, बाई कैपिटल R का स्क्वेयर, ये ऐसा हो जाएगा। स्मॉल r बाई कैपिटल R इज 1/n⁻⁴, 1/n⁻⁴ होल पावर 2।
तो ये आप देख सकते हो इस तरह से दिया हुआ है। अब VT1 आपको दे दिया, कितना दे दिया, टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 दे दिया इसका, ओके। और ये 2 है, 2 पावर 2/3, 4/3, 4 पावर 1/3, तो R/R, इन्होंने T1/V2, तो रेशियो जो लिया इन्होंने 2 ड्रॉप्स, पहले बड़ा ड्रॉप का लिया, बाद में VT2/VT1, और ऐसे रहने से जल्दी आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, R/R होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर n पावर 1/3 होल पावर 2, और VT1 आपको 5 दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। VT2 इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर 2/3, n पावर 2 है, n होल पावर 1/3 होल पावर 2, 4 पावर 1/3, 5 इंटू 4 पावर 1/3। तो ऐसा आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये ऊपर से एक ड्रॉप गिर रहा है, तो यहां से टकराने के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो √2gh होती है। तो इस विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज ईटा, द वैल्यू ऑफ h इज गिवन बाय, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इजीली हो जाएगा। ये बोल रहा है कि यहाँ टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, मतलब इसकी विस्कस फोर्स, बॉयंट फोर्स और mg बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो VT का। आप डेरिवेशन करना हो तो mg ऊपर वाला फोर्स विस्कस प्लस बॉयंट, इसको इक्वेट करने से एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 ईटा R²g V डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपका फॉर्मूला आता है। इसमें आपका VT की वैल्यू कितनी है, √2gh, तो ऑब्वियसली आपको h चाहिए तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आएगा, तो और 2 का स्क्वायर आएगा, तो ये आपका 2gh इक्वल 4/81 आ जाएगा, है ना। अब R² का R⁴ हो जाएगा, g स्क्वायर हो जाएगा, ईटा स्क्वायर हो जाएगा, ρb माइनस ρl का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पर, बाकी g स्क्वायर में से एक g चला जाएगा, राइट। अब आपका h आ गया, तो ये ऐसा ऑप्शन मेरा 2/81 R⁴ g/n², ρb माइनस ρl, बॉडी की डेंसिटी रो है और वाटर की डेंसिटी इन्होंने 1 मानी, बिकॉज ग्राम पर सेंटीमीटर को मिल लिया होगा, इसलिए 1 दिया हुआ इन्होंने, तो 1 ले लेते, वाटर की डेंसिटी 1 ले लेते, होती तो वाटर की डेंसिटी, लिक्विड है तो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1 ले लिया इन्होंने, तो ये ρb माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है ऐसा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज, सेम होता है कि हर जगह या बीच में, देखो रिवर में एंड पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर तो स्लो हो जाता है ना, और सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, मोर इन द मिडिल एंड लेस नियर द बैंक्स, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रिक्शन, दीवार का फ्रिक्शन की वजह से वो वहां पर रेस्ट पे आ जाता है, दीवार से टकरा के रेस्ट पे आ जाता है, बीच में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विथ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5, फोकल लेंथ दे दिया तो आपको मैग्निफिकेशन पूछा गया है, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो इमेज कहाँ बनानी है आपको 25 पे, तो V आपको दे दिया है -25 सेंटीमीटर, ओके। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 + d/FE टाइप हो जाता है, तो 1 + 25/2.5 11 हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर 11 हो जाना चाहिए, 10 + 1 11 हो जाएगा। तो इस तरह का इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 25 and 6 रेस्पेक्टिवली, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर आपको ढूंढना है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई लेंस, तो m0 × me आपका मैग्निफिकेशन होता है, m0 × me, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 25 × 6 150 हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर है 150, बहुत इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पावर दिया 0.5 और 20, पावर दिया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f0/fe, मैं इसको 1/fe × 1/f0 लिख सकता हूँ,
1/f0 पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, ये हो जाएगा पावर ऑफ आई पीस। तो पावर दोनों के दे दिया, इसका 20 दिया हुआ है आई पीस का, ऑब्जेक्टिव पीस का 0.5 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 40। तो 40 मेरा ऑप्शन में सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज एंड, तो मैग्नीफाइंग पावर कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में f0 fe जितना छोटा होगा उतना बड़ा मैग्निफिकेशन आता है ना। m का फॉर्मूला आपने देखा होगा, L/f0 1 प्लस D/fe टाइप होता है। तो f0 fe के इनवर्स में मैग्निफिकेशन है, तो ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, लॉजिकल बात है। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैं, फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आई पीस आर डिक्रीज, इनको छोटा करने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 60 एंड सिंगल आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 focus on distant object such a way that the parallel rays comes out from the eye lens. If the object subtends an angle 2 degrees at the objective, angular width of the image is, तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फा, अल्फा आपको दे दिया 2 डिग्री है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस, ये आपका आई पीस, इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है ऐसा बोल दिया है ना, ऐसे यहाँ 2 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यहाँ पर f0/fe होता है। f0/fe आपको दे दिए 60 और 5, तो ये हो जाएगा 12, तो बीटा इज इक्वल टू 12 टाइम्स 2 24 डिग्रीज, 24 डिग्रीज एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से बी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 16 on adjusting the distance between objective and eye lens is 34, then the focal length of the objective and eye lens will be respectively. तो f0 so m is equal to f0/fe होता है, वो 16 है, और l is equal to f0 प्लस fe होता है, वो 34 है। ओके, तो यहाँ पर इसको fe को लिख दो 16 fe f0, तो f0 को 16 fe लिखो, 16 fe प्लस fe इक्वल टू 34, fe की वैल्यू 17 से डिवाइड करने से 2 आ गई, f0 क्या हो गया 32 हो जाएगा। तो 32 और 2 आंसर में आने चाहिए, f0 32 होना चाहिए। ऑप्शन सी मेरा मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस इज 54, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला आप कर लेना। 54 है तो 9 से डिवाइड करो तो एक का आ जाएगा 6, एक का आ जाएगा 6 आई पीस का, और ऑब्जेक्टिव का 54 माइनस 6 दैट इज 48। सेम क्वेश्चन है, रिपीट टेलीकास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्स डायमीटर 1.4 10.9, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 10 मीटर्स, तो डायमीटर ऑफ द इमेज विल बी, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2, तो ऑब्वियसली इमेज फोकल प्लेन पे बनती है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो डायमीटर ऑफ सन है, ये डायमीटर ऑफ सन है, और ये डिस्टेंस L है जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है। यहाँ इमेज बनी है तो इसका स्मॉल डायमीटर D, और इमेज बनती है फोकस पे, तो रेशियो ले लो D/L। डायमीटर ऑफ सन कितना है 1.4 10⁻⁹, लेंथ कितना, डिस्टेंस कितना 10⁻11, इक्वल टू स्मॉल D/, फोकल लेंथ कितना है इसका 2 मीटर, तो 2.8 10⁻⁻2 आ रहा है D, तो सेंटीमीटर में 2.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। compound microscope having a magnifying power of 35 eyepiece focal length 10, assuming the final image is at the least distant vision, least distant vision मतलब आपका 25 पे बन रहा है। ओके, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द सिस्टम इज, तो देखो 35 इज इक्वल टू m0 me, m0 नहीं पता, me पता है 1 प्लस D/fe, D कितना है 25, fe कितना है 10, तो ये 35, ये 2.5 प्लस 10 2.5 प्लस 1 3.5, ये आएगा 10 टाइम्स। मैग्निफिकेशन 10 आया, लेकिन ये प्लस है कि माइनस से कैसा पता चलेगा। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस, ये आपका आई पीस, पहला इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनता है, सेकेंड इमेज एरेक्ट बनता है, नेट मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव है,
इनिशियल मैग्निफिकेशन तो डेफिनेटली नेगेटिव है, तो -10 इसका आंसर हो जाएगा। +10 भी दिया है तो ध्यान रखना क्वेश्चन में, साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वर लुक्स एट द डिस्टेंट ट्री फ्रॉम ए हाइट 10 meters, टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस पावर ऑफ 20 टू द ऑब्जर्वर, द ट्री अपीयर्स। देखो टेलीस्कोप जो होता है चीज़ों को पास लाता है और माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है। टेलीस्कोप चीज़ों को बड़ा नहीं कर सकता बिकॉज सन बहुत बड़ा है, उसको क्या बड़ा करोगे, है ना, उसको पास लाओगे तो आपकी आंखों पे बड़ा एंगल बनेगा, आंखों पे एंगल बनना ही आपका बड़ा इमेज बनता है, तो इसको पास लाने का टेक्निक बोल सकते हो आप। तो 20 times नियरर, मैग्निफिकेशन 20 का मतलब वो 20 गुना पास आ गया आपके लिए। चलो, इफ द कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 and the focal length of eyepiece is 3, then kept at distance of 1.25 in front of objective, final image is produced at infinity। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी दे दिया, कंपाउंड है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m0 हो जाएगा आपका, आपको निकालना है V0/U0 निकाल सकते हो, ओके, इंटू D/FE। D/FE तो आपको पता चल गया है ना, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 और फोकल लेंथ V/U होता है, तो V होता है UF/U+F, तो U कट जाएगा, तो UF/U+F, तो U चला गया F कितना है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस इज 1.2, तो ऊपर इसको मैं FO/UO+FO लिख सकता हूँ। हम लोग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं या माइक्रोस्कोप में जिसमें लेंस आता है, तो यहाँ पर D/FE तो आपको पता ही है 25/E कितना है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 3 है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर लो 1.2 और U कितना है -1.25 प्लस 1.2 इंटू 25/3, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये सब कुछ SI यूनिट्स में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये 0.05 आ जाएगा, 0.05 मतलब 5/100, 100 ऊपर आ जाएगा, ये 3 टाइम्स जा रहा है ना, 4 टाइम्स जा रहा है, 4/5 0.8 इंटू 25 इंटू 100, तो ये आपको 200 आता हुआ आराम से दिखेगा। तो आंसर 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स डबल्स एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क इज 16, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम जो होता है वो √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो वो आपका आई मैक्स बाय आई मिनिमम 16, ये आपको दिया 16/1, तो रूट लेने से 4/1, इसको मैं √I1/I2 प्लस 1 बाई √I1/I2 माइनस 1, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। तो आप इसमें देख सकते हो, इसको मैं x मान लूँ तो 4x माइनस x 3x, 4 -4 इधर जाके +4 5, तो ये I1/I2 ही आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो है, √I1/I2, बिकॉज I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो A1/A2 इज √I1/√I2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर मेरे को 5/3 आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है 5/3 आ रही है, यही आंसर आपका 5/3 ऑप्शन डी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशंस आर मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर मच लार्जर देन द वेवलेंथ। रे ऑप्टिक्स, चलो वे ऑप्टिक्स बोला होता तो स्मॉलर होता, रे ऑप्टिक्स बोला है तो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस वेवलेंथ से बड़े होने चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मच लार्जर देन द वेवलेंथ। बहुत कंपेरेबल हो जाए तो आपको इंटरफेरेंस दिखेगा, डाइफ्रैक्शन दिखेगा, YDSC सोच सकते हो, है ना। नेक्स्ट, 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो 2 डिफरेंट लैम्प्स नहीं, 2 डिफरेंट लैम्प्स ऑफ सेम पावर नहीं, 2 डिफरेंट लैम्प्स ऑफ सेम पावर एंड हैविंग सेम कलर नहीं। क्या कंडीशन होनी चाहिए इन वेव कोहेरेंट बनाने के लिए, एक ही जगह से लाओ तो ज़्यादा ईजी रहता है, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसीज हैव इंटेंसिटी रेशियो I1/I2 दे दिया,
रेशियो ऑफ मैक्सिमम बाय मिनिमम, ये इजी क्वेश्चन है। तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम, इसको मैं I1 बाई I2 दे देता हूँ। I1 को 4 मान लो, I2 को 1 मान लिया। तो √4 बाई प्लस √1 बाई √4 माइनस √1 होल स्क्वेयर है। तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, 9:1 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वेव्स इंटरफेयर कर रही है, एक में n लैम्बडा है, दूसरे में n+2 लैम्बडा है, पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ दे दिए। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका, n+2 लैम्बडा माइनस n लैम्बडा, दैट इज 2 लैम्बडा। वहाँ सेकेंड ब्राइट बनेगा। टेकिंग द सेंटर फ्रिंज एज 0, व्हाट इज द फॉर्म एट एक्स, सेकेंड ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्या है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ 1 mm each observed when light of wavelength 5000 angstrom is used. Keeping the set unaltered, if the source is replaced by another source of wavelength 6000, fringe width will be। तो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा d/d। तो लैम्बडा बढ़ा दिया तो बीटा बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका पहला फ्रिंज विड्थ दिया है 5000 के लिए, तो 5000 के लिए दिया 1.1, है ना। यहाँ 5000 लिया आपने, 5 × 10⁻⁷ लिया d/d। तो सेकेंड बीटा 2 आपको निकालना है, यहाँ 6 × 10⁻⁷ करना है। तो डिवाइड कर लो, तो 6/5 आ जाएगा, 1.2 हो जाएगा आंसर, है ना। तो बीटा 2 निकालने के लिए इनको डिवाइड करो, 2/1 करो, आंसर आपको 1.2, 6/5 दिखेगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, unpolarized light falls on 2 polarizing sheets placed on top of each other. What must be the angle between the characteristic directions of sheets of final transmitted light ray, 1/3 of maximum intensity of the first transmitted ray? Unpolarized falls on polarizing sheets placed on top of another. What must be the angle between the characteristic directions of the sheets if the intensity of final transmitted ray is 1/3? फाइनल रे 1/3 है, ओके। अनपोलराइज लाइट आ रही है, पहले में तो I0/2 हो जाती है ना। अब I0/2 इंटू cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/3 of the final transmitted light is 1/3 of the maximum intensity of the first transmitted beam. फर्स्ट ट्रांसमिटेड मतलब I0/2, एक ट्रांसमिट होने के बाद I0/2, इसका 1/3 है, ठीक है। I0/2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा 1/√3 आ जाएगा, जो 1/1.732। ये 0.57 या 0.58 जैसा दिख रहा है मेरे को, बिकॉज 1.8 से थोड़ा सा कम है, तो 0.57 0.58 जो है। अब देखो, ऐसा एंगल तो हमको नहीं पता, हमको पता है 53 डिग्री पे आता है 0.6, cos 53 इज 0.6 से थोड़ा कम है, cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 53 से थोड़ा एंगल बड़ा होना चाहिए। तो मेरा नियरेस्ट आंसर 55 दिख रहा है यहाँ पर। इस तरह से सोचना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो बच्चों को ट्रिकी लग सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटेंसिटी 30 डिग्री से थर्ड वाला क्रॉस है, तो पहला वाला P1, सेकंड P2 जो है 30 डिग्री पे है, थर्ड वाला और कुछ एंगल पे है, वो फर्स्ट और थर्ड क्रॉस है। तो थर्ड और सेकंड में बीच में 60 डिग्री से, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में 30 डिग्री से। तो यहाँ I0 आया, तो यहाँ पर आता है I0/2। यहाँ क्या आएगा, I0/2 इंटू cos स्क्वेयर 30, 3/4 इंटू 2, 3/8, 3I0/8। यहाँ क्या आएगा, 3I0/8 इंटू cos स्क्वेयर 60 होता है 1/4, तो 3I0/32। अभी I0 की वैल्यू 32 दे दी, या आपको I0 दे दिया, तो आंसर में 32/32 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। 3 आंसर मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। When the angle of incidence of material is 60 degrees, reflected light is completely polarized. The velocity of the refracted light inside the medium is। तो देखो, ये ब्रूस्टर एंगल की बात हो रही है, यहां से लाइट आई, ये 60 डिग्री से, तो ये भी 60 होगी। रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी कुछ ऐसी होगी, तो ये थीटा है, तो आपको पता है ये 90 - थीटा आता है, ओके, बिकॉज ये 90 है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा।
तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आई और आर पता है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ पाएंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई वी। ओके, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ लेते हैं, है ना। यहां पर कितना है 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 √3, म्यू की वैल्यू √3 है, ये होता है सी बाई वी। तो वी होता है √3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 3/√3 इज √3। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट YDAC कोऑर्डिनेट्स आर 2 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा 2 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा, आपका जो सेंटर है ओरिजिन शायद उस नंबर सिस्टम में और 0 नीचे है, 0 से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो कोऑर्डिनेट है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, और 5 सेंटीमीटर पे 10th मैक्सिमा बन रहा है। 5 सेंटीमीटर पे 10th मैक्सिमा बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वो 10 लैम्डा डी बाई डी है। बिकॉज ये वाई डिस्टेंस जो होता है वो कितने लैम्डा बीच में कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं, ये बोल दिया। तो 10 टाइम्स बीटा 1 इजिकल, इसको बीटा 1 बोलते हैं क्योंकि बाद में कुछ चेंज किया, लिक्विड डाल दिया इसमें, इजिकल टू सॉरी बीटा वाई इजिकल टू कितना है 3, 5 - 2 इक्वल 10 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा 1। ओके, सेकेंड केस में आपको बोले 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। When the YDAC experiment is completely immersed in a liquid of 1.5 refractive index, YDAC coordinates will be, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और वो तो शिफ्ट नहीं होता, सेंट्रल मैक्सिमा लिक्विड में डुबाने से शिफ्ट नहीं होता। इसको लिक्विड में भर दिया आपने, है ना। YDAC का ओपनिंग, यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ एक ओपनिंग है। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा कभी शिफ्ट नहीं होता तो उसका कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो वहीं पे रहेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा वही रहेगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो 2 आना चाहिए, ऐसे ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में 10 टाइम्स लैम्डा डी बाई लैम्डा 1 बाई म्यू आ जाएगा डी, तो 10 बाई 1.5 डिवाइड हो जाएगा, है ना, 10 बाई 1.5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका y2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मतलब ये 2 से ऊपर, मतलब 2 तो ऑलरेडी था ही, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा 3 की जगह ये बीटा जो होता है, मतलब y2 जो होगा वो कोऑर्डिनेट 2 से इतना ऊपर आएगा। ये कितना आ रहा है देख लो आप, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा आपको दिया था क्वेश्चन में, लैम्डा 1 डी बाई डी तो कितना है आपका 3 है, ये 3 है, तो ये 3/2 है, 3 3 कट गया 2, 20 आ जाएगा। तो ये 20 पे कहीं ना कहीं आपका आ रहा है, सर 20 नहीं 3/2, रिफ्रैक्ट छोटा हो जाएगा बीटा, तो बीटा छोटा हो जाएगा, तो ये 3, ये डिस्टेंस कितना आ रहा था 3/10.3 आ रहा है। ओके, तो 10 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी बाई म्यू आ गया, 10 लैम्डा डी बाई डी पूरा 3 है, 3/3/2 है, 3/3/2 ऐसा आ रहा है 1.5, तो ये 2 आ रहा है, मतलब इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ क्या हो गया 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो 2 और 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आंसर में, सी आंसर सही है। तो थोड़ा ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न इज सो एंड सो, illuminable light so and so, if the another wavelength the angular width decrease by 30%, the width of this wavelength is, तो बीटा डिपेंड करता है लैम्डा पे, तो 0.7 हो गया, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए होता था, है ना, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी पैटर्न, सेंट्रल होता था 2 लैम्डा होता, बट लैम्डा पे डिपेंडेंट है, तो बीटा 2 जो है वो 0.7 बीटा है, 0.7 इंटू ये कितना एंगल था, ये लैम्डा 2 डी बाई डी है, ये कितना था 5, लैम्डा 2 आपको पता है
लैम्बडा 2 6000 नहीं है, लैम्बडा 2 निकालना है आपको। ये 6000 दिया हुआ है, डी बाई डी कट जाएगा तो 0.67 से 4200 हो जाएगा आंसर। 4200 ऑप्शन नंबर बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the two interfering waves, source A and B is head of 66 degrees by phase। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी 66 डिग्रीज आगे है और पाथ डिफरेंस दिया है लैम्बडा बाई 4। तो नेट फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना दिया है 66 दिया हुआ है, वो 66 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अब 2 पाई बाई लैम्बडा बाई 4 को करो आप, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा गया, ये पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस 66 हो जाएगा आंसर, 156 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 156 मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Young's double slit experiment at a point 1/4 of maximum intensity. Angular position of this point is, तो YDSC एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम, तो फाइनल इंटेंसिटी आई मान लेते हैं, मैक्सिमम होती है 4I0, तो आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपको इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम। तो YDSC एक्सपेरिमेंट है आपका, सेंटर पे मैक्सिमम बनता है, तो यहाँ 4I0 बन रहा था, उसका 1/4 है, तो यहाँ पर 3I0 2I0 I0, यहाँ पर कहीं पर I0 बना होगा। आपको ये एंगल पूछा गया। ओके, तो यहाँ तो आपको पता है, यहाँ आपको निकालने के लिए पाथ डिफरेंस I0 के लिए ये डिस्टेंस पता होगा, तो ये डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस करो तो आंसर आ जाता है। तो I0 लाने के लिए आपका एंगल कितना हो जाएगा, देखो I0 लाने के फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालना हमारा टारगेट है, तो फेज डिफरेंस निकालते हैं I0 इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 कॉस डेल्टा फाइव। I0 हो गया सेपरेट माइनस I0 बाई 2, मतलब कॉस डेल्टा फाइव माइनस 1/2, डेल्टा फाइव कितना हो गया 2 पाई बाई 3, 120 डिग्रीज हो जाना चाहिए, है ना, 120 डिग्रीज हो जाना चाहिए। तो 120 डिग्रीज के लिए आपका 2 पाई बाई लैम्बडा डेल्टा एक्स में 2 पाई कट जाएगा, लैम्बडा बाई 3 आ रहा है, डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, लैम्बडा बाई 3 आ रहा है मेरा। ठीक है, ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई 3, तो ये डिस्टेंस को मैं लिखने का तरीका बताया था, वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी। तो ये एंगल एक्स, ये एंगल में बीटा बोल देता हूँ, एंगल अल्फा बोल, बीटा या अल्फा जो भी बोलना हो, ओके, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। ये एंगल अल्फा को लिख सकते हो y बाई डी, तो डी को नीचे ले आओ, डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, और ये साइन थीटा लिख सकते हो, साइन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स बाई डी लिख सकते हो। ओके, बिकॉज साइन थीटा टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो डेल्टा एक्स आपको लैम्बडा बाई 3 आ गया और ये स्मॉल डी, तो साइन अल्फा इज लैम्बडा बाई 3d, या अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्बडा बाई 3d। ऐसा आंसर मेरे को दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सोच के ये आपको डिस्टेंस निकालना है, सो दैट इनका रेशियो लिख पाओ ना। नेक्स्ट, a beam of electron is used in YDSC, the slit width is d when the velocity of electron is increased। बहुत ही बढ़िया मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन जोड़ा गया है। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स बोल रहा है कि मोमेंटम इज h बाई लैम्बडा, या लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो लैम्बडा डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी को इंक्रीज करने लैम्बडा डिक्रीज हुआ, और लैम्बडा पे आपका डिपेंड होता है स्लिट विड्थ इज डी, देन फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी बाई डी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी से मैच हो जाना चाहिए, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी बढ़ा लैम्बडा घटा तो बीटा घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
light is incident at an angle of 57.5 degrees. The angle between the incident ray and the refracted ray is polarizing angle बोला मतलब ब्रूस्टर एंगल है. ओके ये 57.5 है, तो ये ट्रांसमिटेड रे कुछ ऐसा होगा. ओके तो आपको ये पूरा एंगल पूछा गया. ठीक है, अब देखो ये एंगल तो इक्वल होता है 57.5, या यहां से यहां तो 90 होता है. ठीक है, ये होता है 90 माइनस 57.5, पर ये 57.5 होता है, ये 90 माइनस 57.5 होता है. हमको तो यहां से यहां तक का चाहिए, जो मैं ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूं. देखो इस एंगल चाहिए, ये एंगल आपको चाहिए. तो आप देख सकते हो 90 57.5 दो बार आ रहा है, 90 प्लस 57.5 इंटू 2 आ रहा है. ये आपको एंगल पूछा गया. तो इसको मैं 7.5 2 ज़र 15, 52 ज़र 100, 115 प्लस 215 हो जाएगा, 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा सॉरी. तो 205 इसका आंसर हो जाएगा. कोई बच्चा उल्टा भी सोच सकता है, ये भी तो एंगल हुआ, बट ये एंगल ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, है ना. आप ट्राई कर लेना. ये कितना हो जाएगा 32.5 और 90 प्लस 32.5, 32.5 डबल करो तो 65 और 90, तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, वरना वो भी सही आंसर होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Central fringe of interference pattern is light wave 6000 angstrom is found to shift by position of fourth fringe after glass plate is of 1.5 is introduced. The thickness of the slit is. तो सेंटर मैक्सिमम पहले सेंटर में बन रहा था YDSC में ना. सेंटर फ्रिंज ऑफ ए डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ ए प्रोड्यूस बाय ए लाइट वेव फाउंड टू शिफ्ट बाय पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आफ्टर प्लेट इज. तो YDSC डाइफ्रैक्शन ऐसा कुछ भी हो, शिफ्ट हुआ है. बेसिकली प्लेट रखा है यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक प्लेट रख दिया तो सेंटर मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो ये यहाँ पर पहले क्या बन रहा था, फोर्थ ब्राइट बन रहा था. ये बोल दिया क्वेश्चन में, यहाँ पहले फोर्थ ब्राइट बन रहा था, अभी यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, यहाँ फोर्थ ब्राइट बन रहा था पहले. तो आपको ये डिस्टेंस पता है 4 लैम्डा डी बाई डी टाइप, और वो म्यू माइनस 1 इंटू इसका 4 लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर होना चाहिए, बिकॉज डेल्टा एक्स जो है इसका म्यू माइनस 1 इंटू टी है, इक्वल टू 4 लैम्डा कर सकते हो आप. यहाँ से टी निकालना है तो 4 लैम्डा, वेवलेंथ आपको दे दिया 6 × 10⁻⁷, म्यू माइनस 1, म्यू कितना है आपको 1.5 दिया है, तो ये 0.5 हो जाएगा. 24 इंटू 2 हो जाएगा 48 10⁻⁷. तो 10 माइक्रोमीटर में 4.8 10⁻⁶ लिख सकते हो. मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. YDSC experiment, two slits are 2 mm apart and illuminated by photons of wavelength λ1 λ2 at what minimum distance on the screen at 2 meters slits will be bright fringe of one will interfere with the second one. तो m1 λ1 इक्वल टू m2 n2 λ2 ऐसा लिख सकते हो. तो m1 इंटू λ1 कितना है 12,000. ओके, इक्वल टू m इंटू m लैम्डा, इसका m, इसके m ब्राइट फ्रिंजेस इसके n फ्रिंजेस से मैच हो रहा है, n इंटू लैम्डा 10,000. 3 0 कट जाएंगे तो m बाई n की वैल्यू 5/6 आ रही है. मतलब m का 5th ब्राइट या n का 6th ब्राइट निकाल लो, वो आंसर हो जाएगा स्क्रीन पे. तो आपको डिस्टेंस पूछा गया, कोइंसाइड होने का डिस्टेंस. तो m का ले रहा हूँ तो 5 इंटू 12 इंटू 10⁻⁷ n लैम्डा डी बाई डी. डी कितना, कैपिटल डी दिया है 2 मीटर, कैपिटल डी दिया है 2 मीटर और स्मॉल डी 2 mm. 2 mm है तो 2 इंटू 10⁻⁻3. तो आप 2 काट लो, -4 आ गया. 60 इंटू -4 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 mm आ जाएगा. 6 mm मेरा आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. इन YDSC experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path
difference is lambda is k. Lambda being the wavelength of the light used. Intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is. तो लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो आपका इंटेंसिटी 4 आई नॉट होता है, तो k की वैल्यू 4 आई नॉट है. जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 4 है तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 4, ये डेल्टा 5 होता है. और आई नेट जो हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस डेल्टा 5. ये आप देख सकते हो लैम्बडा लैम्बडा गया पाई बाई 2 है, ये तो 90 डिग्री से कट जाएगा, 2 आई नॉट आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, 2 आई नॉट आया. तो k को 4 आई नॉट बोल रहे हो तो 2 आई नॉट को क्या बोलोगे, k बाई 2. तो k बाई 2 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. A beam of light 600 nanometer from the distance of source falls on 1 meter mm wide, resulting in diffraction pattern observed at 2 meters. The distance between the first dark fringes on the either side of the, मतलब सेंट्रल ब्राइट का बीटा सेंट्रल ब्राइट पूछा है, 2 लैम्बडा डी बाई ए होता है. 2 इंटू लैम्बडा 600 नैनोमीटर 6 × 10⁻⁷. कैपिटल डी कितना दिया हुआ है आपको, 2 मीटर दिया हुआ है और 1 mm का ओपनिंग दिया हुआ है. तो आप देख सकते हो 12 2 24 24 10⁻⁴ मतलब 2.4 mm. 2.4 मेरा ऑप्शन में mm में है, डी में, सी में 2.4 दिया लेकिन वो सेंटीमीटर में दिया है. यूनिट्स का ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स यंग्स देन, देखो स्क्रीन को मूव करने से ऐसे फर्स्ट ब्राइट यहां बन रहा था, फर्स्ट ब्राइट यहां पर बनेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आता. हाँ, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती. देखो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर इतना था, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ बढ़ गया. तो देख लो क्या क्या ऑप्शन में पड़ा है. एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस, गलत है. एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता. लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है, सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस 2 mm on the screen in a double slit experiment, light of wavelength 400 nanometer and the width of fringe on 600 पे क्या हो जाएगा. तो बीटा की वैल्यू आ रही है 1, कितना 2 आ रही है. अगर लैम्बडा को 400 ले रहे हो तो 400 डी बाई डी, तो बीटा 2 कितना आएगा. अगर लैम्बडा 400 की जगह 200 ले 600 ले 600 डी बाई डी, तो बेटा आपको डी बाई डी की वैल्यू 2/400 है. 600 इंटू 2/400, 2 गया, ये जाएगा 2 बार, 3 mm आ जाएगी. तो मेरा आंसर 3 mm ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाएगा. तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.